तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की पड़ताल करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो इतिहास और लोक कथाओं में बसी हुई है। ये कहानी है भारत की, जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। अब देखिए, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि ये उस दौर की निशानी है जब ये जमीन अपनी बेहिसाब दौलत और खुशहाली के लिए दुनिया भर में जानी जाती थी। तो सवाल यही उठता है कि भारत को आखिर ये नाम मिला क्यों? ऐसा क्या था उस दौर में? इस विश्लेषण में हम सोर्स मटेरियल के आधार पर उन वजहों को समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने पुराने भारत को आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से इतना मजबूत बनाया था। अपने इस सफर को ठीक से समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। हम सोने की चिड़िया की कथा से शुरू करेंगे, फिर जानेंगे कि उस समृद्धि की नींव क्या थी। उसके बाद हम दौलत के कुछ हैरान कर देने वाले उदाहरण देखेंगे, फिर अलग-अलग शासकों के तरीकों की तुलना करेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे एक बड़ी आर्थिक गिरावट आई और आखिर में हम उस दौर की विरासत पर गौर करेंगे। चलिए, तो पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ये जो सोने की चिड़िया वाली कहानी है, ये असल में किस दौर की बात करती है? और जैसा कि हम देखेंगे, ये सिर्फ पैसे या दौलत की नहीं, बल्कि एक पूरी सभ्यता की कहानी है। अच्छा, तो सोर्स मटेरियल के हिसाब से सोने की चिड़िया का युग कोई छोटा मोटा दौर नहीं था। ये 3000 ईसा पूर्व से लेकर 10वीं सदी तक का एक बहुत लंबा समय था। सोचिए, इसमें मौर्य और गुप्त जैसे महान साम्राज्य भी शामिल थे, जब संस्कृति और अर्थव्यवस्था दोनों ही अपने चरम पर थे। और ये लाइन तो शायद हम सब ने कहीं ना कहीं सुनी ही होगी। ये सिर्फ एक कविता नहीं है, ये उस दौर की सोच को दिखाती है। ये बताती है कि खुशहाली को कितना आम माना जाता था। मतलब, कल्पना कीजिए कि हर पेड़ की हर टहनी पर सोने की चिड़िया बैठी हो। कुछ ऐसी थी ये धारणा। तो सवाल तो यही है ना, कि ये बेहिसाब दौलत आई तो आई कहाँ से? सोर्स मटेरियल के मुताबिक इस सुनहरे दौर की नींव 4 बहुत मजबूत पिलर्स पर टिकी थी। आइए देखते हैं कि वो क्या थे। अब इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये दौलत को सिर्फ सोने चांदी से नहीं देखती। देखिए, इसके 4 बड़े कारण थे। पहला था ज्ञान, जिसके लिए नालंदा जैसी वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटीज थीं। दूसरा, एक बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था जहां सोने के सिक्के चला करते थे। तीसरा, कमाल की कला और वास्तुकला। और चौथा, एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन जिसका मकसद लोगों का कल्याण था। ये चारों चीजें मिलकर एक स्थिर और अमीर समाज बना रही थीं। तो ये तो हो गई नींव की बात, लेकिन इसके सबूत क्या हैं? मतलब, सच में भारत इतना अमीर था? चलिए, अब कुछ ऐसे आंकड़े और उदाहरण देखते हैं जो शायद हैरान कर देंगे। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 24.5%। साल 1500 में पूरी दुनिया की जीडीपी का करीब करीब 1/4 हिस्सा अकेले भारत का था। आज के जमाने में इस बात की कल्पना करना भी मुश्किल है ना। ये उस जमाने के ग्लोबल ट्रेड और प्रोडक्टिविटी का सबूत है। और फिर आता है मयूर सिंहासन। जरा सोचिए, 1150 किलो सोना और 330 किलो कीमती पत्थर। सोर्स बताता है कि इसे बनाने में ताजमहल से भी 2 गुना खर्च आया था। ये सिर्फ एक कुर्सी नहीं थी, ये तो मुगल साम्राज्य की ताकत और दौलत का एक चलता फिरता खजाना था। और दौलत का एक और प्रतीक, कोहिनूर। 106 कैरेट का ये हीरा, जो कभी दुनिया का सबसे बड़ा हीरा माना जाता था, भारत की संपत्ति का एक और जीता जागता उदाहरण है। और इसकी कहानी भी उतनी ही उतार चढ़ाव वाली है जितना भारत का इतिहास। कोहिनूर का सफर देखिए, यह ग्वालियर के राजा से मुगलों के पास पहुंचा, फिर नादिर शाह इसे फारस ले गया, वहां से घूम फिरकर ये वापस पंजाब आया और आखिरकार ब्रिटिश क्राउन का हिस्सा बन गया। इसकी कहानी में ही सत्ता के बदलते चेहरे और भारत की विरासत का पूरा इतिहास छिपा है। अब हम एक ऐसे हिस्से में आ रहे हैं जो थोड़ा पॉलिटिकली चार्ज्ड है। यहाँ सोर्स मटेरियल मुगल और ब्रिटिश शासन की तुलना करता है। हम यहाँ सिर्फ वही बता रहे हैं जो सोर्स में लिखा है, बिना किसी का पक्ष लिए। इस पूरी तुलना को समझने के लिए सोर्स में शहीद भगत सिंह का एक कोट इस्तेमाल किया गया है। स्पंज का ये जो मेटाफर है ना, ये बहुत पावरफुल है। ये इस सोच पर आधारित है कि दौलत का फ्लो किस तरफ था। क्या वो देश के अंदर ही रही या उसे बाहर निचोड़ लिया गया? तो सोर्स का मेन आर्ग्यूमेंट क्या है? वो ये है कि मुगल शासकों ने जो दौलत कमाई, उसे यहीं भारत में ही वापस इन्वेस्ट किया, बड़ी बड़ी इमारतें बनवाईं, कला को बढ़ावा दिया। और इसके ठीक उलट सॉस का मानना है कि ब्रिटिश शासन ने भारत की दौलत को एक सिस्टम के तहत देश से बाहर निकालकर ब्रिटेन पहुंचाया।
और अपने इस तर्क को मजबूत करने के लिए सोर्स डॉक्टर कौसर उस्मान के जरिए कुछ खास योगदानों की लिस्ट भी देता है, जैसे देश को बंगाल से अफगानिस्तान तक एक करना, बाबर का तोप लाना और टीपू सुल्तान का पहला रॉकेट बनाना, शेर शाह सूरी के बनाए हुए रेवेन्यू और पोस्टल सिस्टम्स, और तो और अंग्रेजों के खिलाफ शुरुआती विद्रोह भी इसमें शामिल हैं। ये सारे पॉइंट्स उस आइडिया को सपोर्ट करने के लिए दिए गए हैं कि पैसा देश में ही रीइन्वेस्ट हो रहा था। तो इस तुलना के बाद सोर्स बताता है एक बहुत बड़े इकोनॉमिक शिफ्ट के बारे में, एक ऐसा दौर जब दुनिया की इकोनॉमी में भारत की जगह पूरी तरह बदल गई। ये चार्ट पूरी कहानी खुद बयां कर देता है। देखिए, 1700 में भारत का हिस्सा था 24.5% और 1947 तक आते आते ये सिर्फ 3.8% रह गया। ये कोई मामूली गिरावट नहीं थी, ये एक जबरदस्त इकोनॉमिक कोलैप्स था। तो ये हुआ कैसे? सोर्स इसे 2 स्टेप्स में समझाता है। पहला, अंग्रेजों के आने से पहले भारत फिनिश्ड गुड्स का, खासकर कपड़ों का, एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था। और दूसरा, कॉलोनियल पॉलिसीज ने इस पूरे मॉडल को ही उलट दिया। भारत को सिर्फ एक रॉ मटेरियल सप्लायर बना दिया गया ताकि ब्रिटेन की फैक्ट्रियों को कच्चा माल मिलता रहे। इसे ही डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। और अब आते हैं इस कहानी के आखिरी हिस्से पर। इसका हम पर आज भी क्या असर है? सोर्स के मुताबिक इस इकोनॉमिक बदलाव का सोशल फैब्रिक पर बहुत गहरा और लंबा असर पड़ा। तो सोर्स का कंक्लूजन ये है, देखिए, अमीर और गरीब के बीच का फासला भारत में हमेशा से था, लेकिन कॉलोनियल रूल ने इस खाई को और भी गहरा कर दिया। और सोर्स ये भी कहता है कि आज़ादी के बाद की पॉलिसीज ने भी इस फासले को कम करने की जगह कई बार और बढ़ाया ही है। तो ये सोर्स हमें सोने की चिड़िया की कहानी को एक खोई हुई दौलत की कहानी की तरह दिखाता है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि एक ऐसा सुनहरा भविष्य बनाने के लिए क्या चाहिए जहां तरक्की और दौलत सिर्फ कुछ लोगों तक सिमट कर न रह जाए, बल्कि सब तक पहुंचे। ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।